नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ जंगल। आज हम चर्चा करेंगे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर कार्ल मार्क्स की दृष्टि। क्रांतिकारी वामपंथी क्रांति के विचारक, वामपंथी क्रांति के जन्मदाता कार्ल मार्क्स दुनिया भर के वामपंथी मूवमेंट के बारे में उन्होंने लिखा और भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के बारे में भी लिखा। ये बहुत कम लोग जानते हैं। इसी पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं इतिहासकार रामकिशोर वाजपेयी जी। रामकिशोर वाजपेयी जी अभी हाल में ही एक कार्यक्रम में उन्होंने इस विषय पर काफ़ी प्रकाश डाला और वो तथ्य भी बताए जो अमूमन लोगों को नहीं मालूम थे। और उन्होंने ये सारे तथ्य कार्ल मार्क्स की पुस्तक 1857 के हवाले से बताया, जो अपने आप में एक प्रामाणिक है। वाजपेयी जी नमस्कार। वाजपेयी जी, कार्ल मार्क्स की ये 207वीं जयंती मनाई जा रही है, जयंती वर्ष है उनका। तो कार्यक्रम जगह जगह हो रहे हैं, कानपुर में भी हुआ है। तो कार्ल मार्क्स ने 1857 में उत्तर प्रदेश के जिन शहरों में, मेरठ, झांसी, कानपुर, लखनऊ, या जिन शहरों में भी अपनी इस पुस्तक में 1857 नाम की पुस्तक जो उन्होंने लिखी तो उल्लेख किया है, तो वो क्या उल्लेख किया है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। महेश भाई, आपने बहुत बढ़िया सवाल उठाया है। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि कार्ल मार्क्स ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम माने जो 1857 की क्रांति है उसके ऊपर बड़े तथ्यपूर्ण उसने लेख लिखे हैं। 1853 से लेकर के 1862 तक वो लेख हमें उपलब्ध होते हैं। उनकी एक पुस्तक है, पुस्तक का जो टाइटल है वो इंडियन इंडिपेंडेंस, फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस वार, स्वतंत्रता संग्राम, पहला स्वतंत्रता संग्राम, वो अपनी पुस्तक का टाइटल कहते हैं। और वो पुस्तक सबसे पहले रशियन एडिशन हमें उपलब्ध हुआ। बड़े इतिहास का बात से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण एक पक्ष हो जाता है। बहुत सारे लोगों को ये अपेक्षा नहीं थी कि कार्ल मार्क्स ने जो है वो हिंदुस्तान पर कुछ लिखा है। ये बात यहाँ तक कि लेनिन और स्टालिन के टाइम में भी पता नहीं लगी लोगों को कि कार्ल मार्क्स ने कुछ लिखा है। उसका दो कारण हैं। एक कारण तो ये है कि जो उसकी द्वंद्वात्मक विश्लेषण करने की डायलेक्टिकल जो उसकी है, डायलेक्टिक्स है, उसके बारे में विश्लेषण करने का जो तरीका है वो हिंदुस्तान पर नहीं लागू होता, क्योंकि हिंदुस्तान में आदिम युग उस तरह का नहीं रहा। हिंदुस्तान एक बड़ी प्राचीन सभ्यता रही है। तो इन सब बातों को जब लोगों को पता लगा, कार्ल मार्क्स ने लिखा, और हम भी ये कहते हैं, अगर लेनिन वगैरह को ये पता हो जाता कि हिंदुस्तान के बारे में उन्होंने ये लिखा तो आज वामपंथी इतिहास की धारा कुछ और भी हो सकती। तो इन बातों, लेकिन उसने सबसे पहली बार उसने लिखा, लेकिन उसकी जानकारी बहुत कम थी लोगों को। यहाँ तक की हालत यह है कि जिस समय उन्होंने वो लेख लिखे तो लंदन से रिपोर्टिंग हो रही थी और लंदन की से वो कवर कर रहे थे। भारत से डिस्पैच किस तरह से मंगाए जा रहे थे कि डे टू डे का वर्णन है। वो 1857 की जो क्रांति है उसका डे टू डे का वर्णन उन्होंने किया है। उसमें उन्होंने 28 लेख लिखे हैं जो कार्ल मार्क्स के हैं और 6 लेख जो हैं वो एंगल्स के हैं, और वो सब के सब जो हैं न्यूयॉर्क से प्रकाशित हुए। हाँ, न्यूयॉर्क में वो डेली ट्रिब्यून न्यूज़पेपर होता था, तो उनका जो पहला लेख मैंने जहाँ तक पढ़ा है तो उसमें ये जिक्र आया है कि 15 जुलाई 1857 को उनका पहला लेख डेली ट्रिब्यून में प्रकाशित हुआ है। और उसी डेली ट्रिब्यून के माध्यम से ही फिरंगी हुकूमत को, यानी ब्रिटेन को ये मालूम चला, क्वीन को मालूम चला कि भारत में ये सब कुछ भी हो रहा है। और जो फर्स्ट फ्रीडम मूवमेंट की बात है तो उसको, चूँकि ब्रिटिश हुकूमत उसको एक गदर की संज्ञा देती थी, म्यूटिनी कहती थी। तो बताते हैं कि कार्ल मार्क्स पहले ऐसे विचारक थे, वामपंथी क्रांति विचारक थे, जिन्होंने इस विरोध को, इस जनता के इस विरोध को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी। ये कहाँ तक सच है? देखिए, मैंने आपसे भी कहा कि कार्ल मार्क्स ने भारत के बारे में 1853 से लिखना आरंभ कर दिया था। उसने अपने लेखों में जो आज उपलब्ध हैं सारे के सारे लेख, जिस समय हम लोगों ने 1957 में 1857 की क्रांति का
पहला शताब्दी वर्ष मनाया, तो उस शताब्दी वर्ष में रशियन गवर्नमेंट ने उन सारे लेखों को एक जगह कंपाइल करके पुस्तकाकार छापा। जिस समय छापा तब हमारी नोटिस में आए। तो कार्ल मार्क्स ने, हम जो कह रहे हैं वो देखिए, क्रांति तो हुई है मई 1857 में, लेकिन उसके पहले से कार्ल मार्क्स भारतीय समाज का अध्ययन कर रहे थे। और उस अध्ययन में उन्होंने माना कि भारत का समाज, जो गांव का समाज है, उसको किसी भी क्रांति से, कहीं भी तमाम सारे उपद्रव हिंदुस्तान में हुए, लेकिन उन उपद्रवों से हिंदुस्तान को बहुत फर्क नहीं पड़ा। हिंदुस्तान हिंदुस्तान ही बना रहा, इसके गांव उसी तरह से बने रहे, यहाँ का अपना किसान खेती करता रहा, गांव आत्मनिर्भर बने रहे, और एक मुखिया ग्राम पंचायत का जो सिस्टम था वो सिस्टम वहां पर यथावत चलता रहा, चाहे जो दिल्ली में राजा होता रहा। इन सब बातों को लिखने के साथ साथ में उसने ये पेशेनगोई की थी जब अंग्रेजों का शासन यहाँ पर हुआ, और 1857 से पहले अंग्रेजों ने जो यहाँ पर उपद्रव अपने किए, लूटमार की, तो उस लूटमार को वो कहते हुए वो कह रहा था कि भारतवर्ष में क्रांति होगी। ये जब होगी उसने कहा, तो वो होगी 1857 में हो गई। ये कार्ल मार्क्स के लिए भी बड़ी प्रसन्नता का विषय था कि हमने एक भविष्यवाणी की जो सत्य हुई। और वो भविष्यवाणी 1853 से लगा था। क्या कारण था? कारण ये था, दक्षिण अमेरिका में स्पेन के लोगों ने जो लूट मार की थी इंका सभ्यता के लोगों के साथ में, उससे भी ज्यादा खराब लूट मार कंपनी के लोगों ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे, उन लोगों ने जो लूटमार भारत में मचा रखी थी, और किस तरह से उन्होंने लूटमार मचा रखी थी कि एक एक पाई भी जो आदमी की रोजाना की आमदनी होती थी, उसकी एक एक पाई भी लूट लेते थे। उन्होंने एक बेगारी सिस्टम शुरू किया था कि अगर कोई अंग्रेज आ जाए तो उससे, उसको आता हुआ अगर कोई व्यक्ति दिख जाए तो वो अंग्रेज उससे कोई भी काम ले सकता था। वो कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, उससे बारे में कोई सवाल ही नहीं था। इन लोगों ने इस कदर हिंदुस्तान में ये किया, नंबर एक। नंबर दो काम उन्होंने किए कि हिंदुस्तान के जितने उद्योग थे, खासतौर से ढाका की मलमल है, बड़ा प्रसिद्ध एक उदाहरण, तो ढाके की मलमल है, तो उस मलमल के सारे करघे, सारे चरखे सब यहाँ से नष्ट कर दिए, और उन जो कारीगर थे उनके हाथ कटवाए गए, ये बात कही भी जाती है। और उनके अंदर जो है इस कदर उसने अत्याचार की। ये सब 1857 के पहले शुरू हो गया था। यहाँ तक की हालत ये है कि 1818 और 1836 ये पीरियड एक उसने दिया। 1818 से 1836 के बीच में जो हिंदुस्तान के अंदर, कहाँ जो हिंदुस्तान माना जाता था कि कपड़े की जन्मभूमि है, कपड़े को पैदा करने वाली पहली धरती यही है जहाँ से कपड़ा पैदा हुआ, और क्वालिटी का कपड़ा पैदा होता था। यहाँ की जो मलमल थी वो सोने के भाव यहाँ बिकती थी और यूरोप में और आती थी, और उसका हालत ये हो गया कि उस समय 5200 गुना ज्यादा सूत इंग्लैंड से भारत आने लगा। माने सूत बन रहा है लंका शहर में, और कारीगर है बंगाल में। लंका शहर नंबर वन। नंबर टू, लगभग 1.5 लाख से ज्यादा, ये उसने अपने बाकायदा स्टेटिस्टिक्स, मार्क्स की तो एक सबसे बढ़िया खूबसूरती ये है भाई, ये पूरी मार्क्स ने उसकी पूरी गणित भी लिखा है। मार्क्स ऐसा नहीं कि खाली पीली बात बोल रहे हो। तो एक लगभग 1.5 लाख ये बुनकर थे, जो सूत बनाने वाले लोग, जो ढाके का मलमल बनाते थे, उन लोगों की संख्या घट करके 20,000 रह गई, और उसमें भी उनके सारे करघे तोड़ दिए गए, सारे चरखे तोड़ दिए गए। तो ये सारा काम 1857 से पहले हुआ। और उस क्रांति में, जो क्रांति हुई, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो जो कारतूस थे उनमें जो चर्बी लगाई गई, वो सुअर और गाय की चर्बी का जिक्र किया गया, तो उसकी वजह से एक क्रांति हुई। मंगल पांडे वाला ये प्रचार जो है अंग्रेजों ने किया, लेकिन कार्ल मार्क्स इसको नहीं मानता। कार्ल मार्क्स का कहना है कि जो इन्होंने अत्याचार ढाका जैसी जगह में किया, जो अत्याचार यहाँ की खेती को लेकर के किया, जो चंपारण में आंदोलन हुआ, नील की खेती कराई गई, जो मन चाहिए आप खेती अपनी कराओ और उसको अपने यहाँ ले जाएं। और खाली यही नहीं कि वहां से वो ले जाते थे, यहाँ जो कपड़ा बनता था उस पर टैक्स लगाते थे, और उनका जो कपड़ा बनता था उसमें सब्सिडी देते थे, और उसका प्रचार करना चाहते थे। और पूरी तरह से उन्होंने खाली कपड़े का उद्योग नहीं, यहाँ पर जिस तरह के जितने भी शिल्प थे, हिंदुस्तान के गांवों की एक बड़ी उसने प्रशंसा की है कि यहाँ पर जो मजदूर वर्ग था वो उस तरह से वर्ग
उसमें उस तरह के वर्ग नहीं थे। जैसे सोनार का काम हुआ, लोहार का काम हुआ, बढ़ई का काम, ये जो स्पेशलाइज है ये शिल्प था। यहाँ की ये शिल्पकारी की वो तारीफ करता है। यद्यप एक बात ध्यान रखने की है, इतनी जब मैं बात कह रहा हूं तो मार्क्स हिंदुस्तान की क्रांति जिस तरह की चाहते थे वो नहीं हुई, लेकिन ये क्रांति लगभग उसी थी कि एक स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में वो बात आगे आई। जबकि हालत ये है कि जब मार्क्स ने बात को लिखा, हाँ। तो उसको लिखा तो भाई लोगों को मानना चाहिए था, लेकिन उस समय लोगों ने नहीं माना। बाद में हमारे यहाँ मुल्क राज आनंद एक हुए हैं, हाँ, तो उन्होंने बहुत अच्छे लेखक थे, तो उन्होंने 1940 के दौरान में, 1935 और 37 के दौरान में कुछ सोशलिस्टिक लेख क्या हो सकते हैं उनका संकलन किया। तो उसमें मार्क्स के लेखों का भी संकलन है जो 1940 के आसपास बंबई में लोगों को उपलब्ध भी हुआ। लेकिन फिर भी लेकिन लगा रहा, इसलिए लेकिन लगा रहा कि यहाँ का जो वामपंथी आंदोलन रहा है उस आंदोलन ने ये स्वीकार नहीं किया कि वो जो है वो स्वतंत्रता आंदोलन था। उसने ये स्वीकार किया ये विद्रोह था, ये म्यूटनी थी, ये गदर था। ये गदर और स्वतंत्रता संग्राम में क्या फर्क क्या है? फर्क ये है कि गदर में केवल सेना की भूमिका थी, सैन्य विद्रोह, कुछ सैन्य विद्रोह जो हुआ, माने वो जो कारतूसों का झगड़ा हुआ वो विद्रोह हुआ और उससे पूरी हुई। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम में जन जन तक लोग शामिल हुए, तमाम सारे लोग। उस समय अंग्रेजों की जो शक्ति थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास जो धन दौलत थी, उस धन दौलत, लूटी हुई धन दौलत जो थी, उस लूटी हुई धन दौलत के सामने किसी को खड़ा होना बहुत कठिन काम था। और कार्ल मार्क्स उसमें खड़े हुए, और खड़े होने के बाद कार्ल मार्क्स ने उसके ऊपर लिखा, और जो लिखा उसके बाद 1857 में जब वो हुआ तो वो प्रसन्न भी हुए कि हमने जो भविष्यवाणी की थी वो से। हम एक बात और भी महेश जी बताएं आपको, कार्ल मार्क्स की एक भविष्यवाणी और है जो 1881 में, 83 में कार्ल मार्क्स की मृत्यु होती है, 81 में, लेकिन उन्होंने एक वो और की कि अब हिंदुस्तान में फिर हिंदू और मुसलमान एक हो रहे हैं। अभी 1885 नहीं आया है, माने कांग्रेस की स्थापना नहीं हुई है। उस समय भी कार्ल मार्क्स ने कहा कि हिंदुस्तान में एक क्रांति की फिर संभावना बन रही है। 1881 में उसने भविष्यवाणी की। तो कार्ल मार्क्स के पास एक दूरदृष्टि थी, वो देख सकते थे दूर तक क्या हो रहा है और इस तरह से कैसे हो। यद्यपि वो चाहते थे वामपंथी क्रांति, वो चाहते थे कि ऐसी क्रांति हो जिसमें हर तरह के वर्ग जो हो वो नष्ट खत्म हो जाए, सब लोग समानता के आधार पर आ जाएं। वो रशिया में जो क्रांति शुरू की लेनिन वगैरह ने, वो उसी आधार की क्रांति चाहते थे, उस तरह की ये नहीं थी। लेकिन इसके अंदर जनता की भागीदारी, जन सामान्य की भागीदारी 1857 में भी इतनी थी कि माने आप समझिए कि जिस समय सेना कहीं से गुजरती थी तो उसकी पानी की व्यवस्था, उसकी खाने की व्यवस्था, ये जो लोग युद्ध कर रहे थे। अच्छा, भारत, और अगर आप दूसरी तरफ से देखें तो माने उसमें कोई नेता नहीं है, सैनिक हैं। हाँ। उन सैनिकों ने उस समय पर ये बहादुर शाह को अपना नेता चुना कि हम इनके नेतृत्व में अपना संघर्ष करें। किसने चुना नेता? जनता ने। अच्छा, एक बात तो ये थी कि जैसे चूंकि कार्ल मार्क्स का एक नजरिया था, अपना वामपंथी नजरिया था, और पूंजीवादी व्यवस्था में जो जनवाद का शोषण होता है, दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन ने इतनी ताकत दे दी थी, सैन्य ताकत हो, यानी एग्जीक्यूटिव पावर है, फाइनेंशियल पावर है, हर तरह के अधिकारों से संपन्न कर दिया था। तो वो शोषण की प्रक्रिया शुरू हो गई, जैसा कि आपने ये सब चीजें बताई। देखिए मैं इसमें एक बात नोट करने वाली है, ये बात ध्यान रखने की है कि वो अंग्रेज जो ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर हिंदुस्तान में शासन करने के लिए आ गए थे, उनका विरोध इंग्लैंड में हो रहा था। कुछ लोग ऐसे इंग्लैंड में उस समय भी थे जो इसको नहीं चाहते थे। उस कंपनी के शेयर्स होते थे और शेयर्स की हालत ये थी कि जिन लोगों ने 1000 पाउंड का शेयर लिया, वो 1000 पाउंड का शेयर उनका लाखों की कीमत का पहुंच गया। तो ये इस तरह से जो उस कंपनी की तरह से चलाया जा रहा था, उसका विरोध इंग्लैंड में भी हो रहा था और हाउस ऑफ कॉमन्स में उसके डिस्कशंस हो रहे थे। और एक किताब जिसको कहा जाता है, हाउस ऑफ कॉमन्स की जो रिपोर्ट होती है उनको ब्लू बुक कहा जाता है। उन ब्लू बुक का जो है वो जिक्र कार्ल मार्क्स ने भी किया है। उन ब्लू बुक्स में वो हाउस ऑफ कॉमन्स से तमाम कमेटियां बनी जिन्होंने तमाम रिपोर्ट तैयार की। वो जो रिपोर्ट तैयार की, उनके जो पोथन्ने थे, उन पोथन्नों को कांग्रेस
मार्क्स ने पढ़ के कहा कि ये अत्याचार ही वहां पर हो रहा है। और 1857 तक कंपनी ने एक भी सार्वजनिक निर्माण का काम नहीं किया, केवल लूट का काम किया कंपनी ने और अपने डायरेक्टर्स को उसका लाभ दिया। तो ये जो चल रहा था, तो वहां पर उस चीजों को लोग इंग्लैंड में भी नोटिस में ले रहे थे, हाउस ऑफ कॉमन्स में नोटिस में लिया जा रहा था, और ब्लू बुक्स के नाम पर वो लिटरेचर आज भी उपलब्ध है। कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया, तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाज स्पॉन्सर्ड बाय ब्रिटिशर्स। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास तो और लंबा है। हाँ। ये सन 1600 के आसपास, उसको ताकत तो ब्रिटेन से ही मिल रही थी। वो सन 1600 के आसपास में व्यापार करने के लिए उसने बनाया था इंग्लैंड में पार्लियामेंट की। भाई उस समय स्थिति दो थी, एक थी कि जो हिंदुस्तान से यूरोप को जोड़ने का जो मार्ग था, जब उस मार्ग में बाधा आने लगी, माने ये अरब वाले लोग आ गए, तो ये अरब वाले लोग लूटपाट करते थे, तो आ सकता नहीं था, तो समुद्री यात्रा की खोज की गई। तो पुर्तगालियों ने अपनी तरह से की। भाई कोलंबस अमेरिका की खोज के लिए थोड़ा निकला था, कोलंबस तो हिंदुस्तान की खोज के लिए निकला था। इसी तरह से पुर्तगाल के और लोग खोज के निकले थे। तो वास्को डी गामा तो हिंदुस्तान आ गया, कोलंबस पहुंच गया अमेरिका, लेकिन दोनों निकले थे खोज के लिए भारत की। तो ये खोज तो भारत की चल रही थी 1600 से, लेकिन ये लोग सत्ता में, जिस समय इनको मुगलों का एक बादशाह हुआ है शाह आलम, तो शाह आलम के टाइम में इनको बंगाल की ये जो लगान की वसूली का ठेका ले लिया इन्होंने अंग्रेजों, वहीं से इनको चस्का लगा और वो तमाम लोगों को सेना बना ली, और उस सेना में हिंदुस्तान का आदमी हिंदुस्तान के ऊपर उसको लड़ाओ। अच्छा, कार्ल मार्क्स की इस पुस्तक के ये समझिए कि जो जितना भी लंबा समय बीता, तो इसमें ये कि हमको ये बताइए कि वाजपेयी जी, उस पुस्तक में देश के उन स्थानों का भी उल्लेख है जहाँ से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है पनपा था या जन्मा था, या जहाँ लोग संगठित हुए थे। बंगाल का उल्लेख है उसके अंदर कैप्चर ऑफ लखनऊ का उल्लेख है, इसी नाम से लेख है। जी। उसमें उसके अंदर जो है वो अवध की जिस समय कैप्चर किया है उसका उल्लेख है, जिस समय उन्होंने लखनऊ के कैप्चर का उल्लेख जहाँ किया है, और जगह जगह पर और भी कालपी का जिक्र है, मतलब छोटी छोटी जगहों का भी जिक्र उसके अंदर आया है, बिठूर का जिक्र आया है। हाँ, तो ये सारे जिक्र उसमें जरूर आए हैं। उसका कारण ये था कि कार्ल मार्क्स की जो रिपोर्टिंग थी, जो लोग उनको सामग्री वहां पर भेज रहे थे, वो लोग बहुत प्रामाणिक लोग थे, और उन लोगों ने जो सामग्री भेजी, आज भी वो पुस्तक छपने के बाद 1957 में हमारी नोटिस में आने के बाद भी आज भी वो पुस्तक पठनीय है। कम से कम भारत के इतिहास को ठीक तरह से जानने के लिए, कम से कम जो वामपंथी क्रांति है उस क्रांति के स्वरूप को समझने के लिए, इसके अलावा भी जानने की जरूरत है कि कार्ल मार्क्स ने खाली इतने नहीं पढ़ा था, कार्ल मार्क्स ने और भी इतिहास पढ़ा था। उसने जेम्स मिल की हिस्ट्री भी पढ़ी थी, भारत की जो हिस्ट्री उसने लिखी है। उसने जो है बर्नियर जो यहाँ का यात्री था उसका भी विवरण पढ़ा था। कार्ल मार्क्स ने जो है वो उस समय बहुत लोग तो ये भी कहते हैं उसने मनुस्मृति भी पढ़ी थी। तो माने इन चीजों को पढ़ने के बाद उसकी क्रांति का जो हिंदुस्तान में तरीका था वो डायलेक्टिकल नहीं हो सकता था, वो कुछ और हो सकता था, जिसकी लोगों को खेद है। बहुत ही अध्ययनशील प्राणी थे कार्ल मार्क्स, और उन्होंने जिस नज़रिए से 1857 को देखा, काफ़ी कुछ हमारे इतिहासकार साथी रामकिशोर वाजपेयी जी ने बताया आपको। हम चर्चा को विराम देते हैं, आगे फिर किसी एपिसोड में मुलाकात होगी। धन्यवाद वाजपेयी जी, नमस्कार।